नमस्कार साथियों, मैं सुधीर जैन आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। हमारी पिछली क्लास बुद्धि पर आधारित थी, जिसमें बुद्धि के बारे में बताया गया था। अब आज की हमारी क्लास बुद्धि लब्धि के ऊपर आधारित होने वाली है। बुद्धि लब्धि जिसको शॉर्ट में हम IQ भी बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, जिसको हम IQ भी कहते हैं। तो आखिर IQ होता क्या है? चलिए जानते हैं कि आखिर IQ है क्या। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लाभ मिल सके। चलिए आइए जानते हैं आखिर बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट है। यह भय माप है जो किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। यानी कि IQ से हम किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता कितनी होगी। IQ स्कोर बताता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता उसकी आयु समूह के औसत के मुकाबले कितनी है। यदि हम किसी की व्यक्ति की तुलना करना चाहें कि उस व्यक्ति के अनुसार उस व्यक्ति की आयु के अनुसार उस व्यक्ति की बुद्धि कितनी विकसित हुई, तो उसके लिए हमें IQ का पता लगाना पड़ेगा। बुद्धि लब्धि से बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति मालूम पड़ती है। इसकी अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति कैसी है। यानी कि बुद्धि लब्धि से हम जान सकते हैं कि इस बालक की सामान्य योग्यता और उसका विकास कितना हुआ है। ऐसा बुद्धि लब्धि के माध्यम से जाना जा सकता है। एक और ना कोल और ब्रूस की एक अन्य परिभाषा है। बुद्धि लब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। तो उसकी मानसिक योग्यता भी हम बुद्धि लब्धि के माध्यम से जान सकते हैं कि उसकी मानसिक योग्यता में कितना विकास हो चुका है। अब है कि IQ हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है कि किसी व्यक्ति में कितना IQ है, कितनी बुद्धि लब्धि किस व्यक्ति की है, उसकी गणना कैसे की जाती है। तो मानसिक आयु ज्ञात करने का सबसे पहला विचार आया था, वो बिने के मन में आया था। वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, बिने। तो इन्हीं को सबसे पहले मानसिक आयु ज्ञात करने का विचार आया। देखिए व्यक्ति की शारीरिक आयु, तो जैसे कोई बच्चा 5 साल का है, 8 साल का है, तो उसकी मानसिक शारीरिक आयु क्या होगी, उसकी आयु 5 साल होगी। यदि बच्चा 8 साल का है तो 8 साल की होगी, ये भौतिक आयु होती है। दूसरी होती है मानसिक आयु। अब ये मांगा की स्लाइड में जानेंगे मानसिक आयु क्या होती है। तो टर्मन ने विनय के विचार को स्वीकार परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की बुद्धि के बारे में नहीं बता सकती। यानी कि 5 साल का बच्चा है, तो जितने भी बच्चे 5 साल के होंगे, 8 या 10 बच्चों की हम तुलना करें, तो सभी बच्चों में एक सी बुद्धि नहीं होगी। तो हम ना शारीरिक आयु से नहीं बता सकते कि उसकी सभी की मानसिक आयु भी समान ही होगी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे अधिक बुद्धिमान हो, कुछ औसत बुद्धि हो सकते हैं, कुछ मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि भी हो सकते हैं। तो समान आयु वर्ग के बालकों में भी अलग अलग बुद्धि पाई जाती है। तो इसलिए फिर बुद्धि की जगह हम बुद्धि लब्धि का फार्मूला निकालते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु इंटू 100 बटे में आएगा वास्तविक आयु, मानसिक आयु इंटू 100 बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु तो जो बालक की वास्तविक आयु होगी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो वास्तविक आयु मानी जाएगी। हम देख लेते हैं मानसिक आयु क्या होती है। तो मानसिक आयु व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता की ओर संकेत करती है। एक व्यक्ति की मानसिक आयु जितनी अधिक होती है तो माना जाता है कि उसकी विभिन्न मानसिक योग्यताओं का विकास उतना ही अधिक हुआ है अथवा परिपक्व है। हमें पता कैसे चलता है कि भाई इसकी 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है तो उसकी मानसिक आयु 10 साल है, 8 साल है, 12 साल है, पता कैसे चलता है। तो इसके लिए क्या मनोवैज्ञानिकों ने कुछ बुद्धि परीक्षण बनाए हुए हैं। बुद्धि परीक्षण की क्लास भी हम आगामी क्लास में बताएंगे। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किए जाते हैं, तो ये सब भी हम आगामी क्लास में बताएंगे। तो बहुत सारे अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग बुद्धि परीक्षण बनाए गए कि ये वाला बुद्धि परीक्षण 10 वर्ष के बालक के लिए है, ये वाला बुद्धि परीक्षण 11 वर्ष के बालक कर सकते हैं, ये वाला बुद्धि परीक्षण 15 वर्ष के बालक कर सकते हैं। तो सभी आयु वर्ग के लिए अलग अलग बुद्धि टेस्ट बनाए गए हैं। अब हमें जैसे हम मान लीजिए बालक 10 साल का है,
और यदि वो 10 साल के बच्चों के लिए जो टेस्ट बनाया गया उसको सफलतापूर्वक सफलता हासिल कर लेता है, उसके बाद 11 वर्ष का 10 साल का बच्चा 11 साल के बच्चे के लिए बनाए टेस्ट को भी सफलता से प्राप्त कर लेता है। और यदि मान लीजिए 10 साल का ही बच्चा है, वो 12 साल के बच्चे के लिए जो टेस्ट बनाया गया है उसके लिए भी वो सफलता प्राप्त कर लेता है उस टेस्ट में। तो उस बच्चे की मानसिक आयु, भले ही शारीरिक आयु 10 वर्ष है, लेकिन मानसिक आयु उसकी कितनी मानी जाएगी? 12 वर्ष मानी जाएगी। यदि मान लीजिए कोई बच्चा है 10 वर्ष का है और 8 साल के बच्चे को का जो टेस्ट बनाया है उसको हासिल कर लेता है, 9 साल वाले को नहीं कर पाता, 10 साल वाले को भी नहीं कर पाता, तो उसकी शारीरिक आयु तो आपकी ना 10 साल रहेगी, लेकिन मानसिक आयु उसकी फिर 8 साल मानी जाएगी, क्योंकि वह 8 साल के बच्चे के लिए जो टेस्ट बनाया गया है केवल उसी में सफलता हासिल कर सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि मानसिक आयु क्या होती है। हम बुद्धि लब्धि कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बच्चा है, उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। उसका हमने टेस्ट दिया तो वो 13 वर्ष तक के जो बच्चे के लिए जो टेस्ट बनाया गया ना, वो सफलता से टेस्ट में सफलता प्राप्त कर लेता है, उस टेस्ट को आसानी से कर लेता है, 13 साल के बच्चे के लिए बनाए हुए टेस्ट को। तो उसकी मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी? 13 वर्ष मानी जाएगी। हमारा फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु इंटू 100, 13 इंटू 100 और बटे में आता है वास्तविक आयु। तो इसको हम यदि गणित में सॉल्व करेंगे तो 130 आता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि 130 मानी जाएगी, मतलब उसे इंटेलिजेंट माना जाएगा, क्योंकि वो 10 वर्ष का बच्चा है, वो 13 वर्ष के बच्चे को जो टेस्ट दिया गया है उसको भी बहुत सफलता से हासिल कर लेता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि मतलब अच्छी मानी जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए बच्चे की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु कितनी आती है? 8 वर्ष आती है, यानी कि बच्चा 10 वर्ष का है तो वो 10 वर्ष के बच्चे को का टेस्ट भी सफलता से नहीं दे पा रहा है और 9 वर्ष वाले टेस्ट को भी सफलता से नहीं दे पा रहा है, लेकिन 8 वर्ष वाले टेस्ट को वो सफलता से हासिल कर लेता है सफलता। उसकी मानसिक, भले ही वो बच्चा 10 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी बुद्धि कितनी है? मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी? 8 साल मानी जाएगी। उसकी बुद्धि का हम कैलकुलेशन करें तो उस पर सॉल्व करने पर 80 आता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 80 मानी जाएगी। दोनों बालक 10 साल के हैं, लेकिन एक की बुद्धि लब्धि 80 आ रही है और दूसरे की 130 आ रही है। तो यही अंतर हमें बालकों में देखने लगता है। समान बुद्धि, समान आयु के बालकों की बुद्धि लब्धि अलग अलग हो सकती है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। तो यदि मान लीजिए हम किसी का आईक्यू निकाल दिया 130 है, अभी निकाला, दो बालकों का आईक्यू निकाला, दोनों की आयु 10 वर्ष थी, लेकिन एक की मानसिक आयु 13 वर्ष आती है और दूसरे की मानसिक आयु 8 वर्ष आती है। तो एक का आता है 130 बुद्धि लब्धि आई और दूसरे बालक की बुद्धि लब्धि आई 80। अब हम बुद्धि लब्धि से कैसे निर्धारित करें कि बालक की बुद्धि का प्रकार क्या है, उसमें किस प्रकार की बुद्धि है। तो इसके लिए टर्मन ने मतलब वर्गीकरण किया है, तो इसके अनुसार हम लगा सकते हैं कि बुद्धि लब्धि उसकी किस रेंज में आ रही है। उस रेंज के अनुसार हम बच्चे के बुद्धि का अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होगी और उस बच्चा कैसा होगा। यदि मान लीजिए किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, 140 से अधिक, इसका सीधा सा मतलब होता है कि 10 साल का बच्चा है, वो 14 साल के बच्चे को जो टेस्ट बनाए गए हैं उनको वो परीक्षण आसानी से हल कर लेता है, परीक्षण, बुद्धि परीक्षण को 14 वर्ष के बच्चे को। सीधी सी बात है कि जब 10 वर्ष का बच्चा 14 वर्ष के बच्चे को के टेस्ट को आसानी से हल कर लेता है, तो सीधी बात है कि बच्चा बहुत ही जीनियस है। बच्चा उसको क्या मानेंगे हम? प्रतिभाशाली छात्र की श्रेणी में आएगा बालक, यदि इसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। तो यदि बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 से 140 के बीच आती है, उसकी ना बुद्धि कैसी होगी? अति श्रेष्ठ बुद्धि, वो अति श्रेष्ठ बुद्धि का माना जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि 120 से 140 के बीच आती है। तो यदि बालक की बुद्धि लब्धि 110 से 120 के बीच आती है तो उसे हम श्रेष्ठ बुद्धि मानेंगे, मतलब वो भी इंटेलिजेंट की श्रेणी में ही आएगा, मतलब 110 से ऊपर के बच्चे श्रेष्ठ बुद्धि माने जाएंगे और वो इंटेलिजेंट मतलब अच्छे होशियार बुद्धिमान माने जाएंगे। यदि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच आती है तो वो सामान्य बुद्धि का माना जाएगा। यदि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110, सीधा सा मतलब है कि 10 साल का बच्चा है, यदि 9 साल के बच्चे का टेस्ट आसानी से पास कर लेता है या फिर 11 वर्ष के बच्चे को टेस्ट आसानी से पास कर लेता है तो उसे सामान्य बुद्धि माना जाएगा। यदि बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच आती है उस बालक को मंद बुद्धि माना जाएगा। यदि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से 80 के बीच आती है तो उसे क्षीण बुद्धि बालक माना जाएगा।
50 से 70 के बीच तक अल्प बुद्धि, 20-25 से लेकर 50 तक आती है। मतलब 25 से, मान लो 20 से 50 भी देखने को मिलता है कहीं, और कहीं 25 से 50 को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के अनुसार निर्धारित करना है हमें क्या आंसर टिक करना है। 20 से 25 से लेकर 50 तक बुद्धि आती है तो उसे मूर्ख बुद्धि माना जाएगा, उस बच्चे को मूर्ख माना जाएगा। यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 25 से या 20 से कम आती है, 20 से कम किसी की आईक्यू आता है, तो उसे महामूर्ख मानेंगे। जड़ बुद्धि भी जिसको हम कह सकते हैं, महामूर्ख माना जाएगा उस बच्चे को, यदि उसकी बुद्धि लब्धि 25 या 20 से कम है तो। अब देख लेते हैं आईक्यू के प्रकार कि कितने प्रकार के आईक्यू का आकलन किया जाता है। तो पहला होता है लॉजिकल बुद्धिमत्ता, जिसमें क्या होता है, तर्क और समस्याएं सुलझाने की क्षमता देखी जाती है कि बालक में कितना तर्क कर सकता है, उसमें समस्या सुलझाने की कितनी क्षमताएं हैं। दूसरा होता है शाब्दिक बर्बल, या जिसको हम बर्बल बोलते हैं इंग्लिश में, शाब्दिक बुद्धिमत्ता, भाषा और शब्दों को समझने और उनको उपयोग करने की क्षमता, कि कोई बच्चा भाषा को कितनी अच्छे से समझता है, उसको कितना उपयोग कर सकता है ना, उस उपयोग करने की क्षमता उसमें क्या है। तीसरा आता है स्थानिक या स्पेशल बुद्धि ना, स्थानिक बुद्धिमत्ता, वस्तुओं को त्रिआयामी रूप में समझने की, मतलब त्रिडायमेंशनल बुद्धि कितनी है, मतलब त्रिआयामी वस्तुओं को कितना समझ सकता है वो। अगला आता है स्मृति। स्मृति होता है सूचनाओं को याद रखने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता, यानी कि बालक को कितना याद रहता है, क्या कितना उसकी स्मृति है, याद देखने को मिलता है इसमें ना। और आता है प्रसंस्करण गति, तो जानकारी को जल्दी से समझने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता, इसको बोलते हैं प्रसंस्करण गति, की कोई भी चीज है उसको वो कितने जल्दी से समझता है और उसका रिएक्शन वो कितने जल्दी से कर सकता है। तो ये आईक्यू के प्रकार थे। अब आते हैं आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक। आईक्यू को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसमें मूल रूप से 3 कारण माने जाएंगे। आप तो अनुवांशिकता, माता पिता से प्राप्त जीन आईक्यू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि जिनके माता पिता बुद्धिमान होते हैं तो उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, यदि माता पिता कम बुद्धिमान होते हैं तो बच्चे भी कम बुद्धिमान होते हैं। लेकिन ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन सामान्यतः देखने को ऐसा मिलता है। दूसरा होता है पर्यावरण, बच्चा जिस वातावरण में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, आसपास के लोग कैसे हैं, सामाजिक परिस्थिति क्या है, उसको कैसी शिक्षा मिल रही है, उसको कैसा पोषण मिल रहा है, तो ये चीजें भी मतलब आईक्यू को प्रभावित कर सकती हैं। तीसरा होता है स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी आईक्यू पर प्रभाव पड़ता है। यदि कोई बच्चा बीमार रहता है तो हो सकता है उसका बुद्धि का विकास भी धीरे धीरे हो, क्योंकि बच्चा बीमार रहेगा तो चिड़चिड़ा हो सकता है, स्वभाव भी गुस्सैला हो सकता है, तो ये चीजें भी आईक्यू को प्रभावित कर सकती हैं। अब आता है विद्यालय में बुद्धि परीक्षण से लाभ। हम विद्यालय में मतलब छात्रों के लिए क्या आवश्यक है, छात्रों का बुद्धि परीक्षण कराना। तो चुनाव हेतु विभिन्न विषयों कारण छात्रवृत्तियां सहगामी क्रियाओं में चयन के लिए बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि परीक्षणों का चयन किया जाता है। मार्गदर्शन हेतु बालकों को शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए मार्गदर्शन हेतु बुद्धि परीक्षणों की आवश्यकता होती है। बालकों का वर्गीकरण, विद्यालय में बालकों के वर्गीकरण के लिए इन परीक्षणों की उपयुक्तता रहती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जो क्लास के बच्चों के सेक्शन बनाए जाते हैं तो उसमें बुद्धि परीक्षण की बहुत आवश्यकता है। यदि मान लीजिए हम एक ही क्लास में कम बुद्धिमान व्यक्ति, अधिक बुद्धिमान, औसत बुद्धि सभी छात्रों को एक साथ रखते कर पढ़ाया जाएगा तो बुद्धिमान छात्रों को आसानी समझ सकता है, लेकिन कम बुद्धि छात्रों को हो सकता है उस टॉपिक को समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो इसलिए क्या होना चाहिए एक्चुअल में कि बुद्धि स्तर के अनुसार सेक्शन बना देना चाहिए कि ना इस बुद्धि स्तर तक के बच्चे इस सेक्शन में रहेंगे, उससे अधिक बुद्धि स्तर के बच्चे, सीधे शब्दों में कहें तो होशियार छात्रों को एक अलग क्लास में रखा जा सकता है। तो कम होशियार है जिसको मूर्ख छात्र कह सकते हैं, वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब जिसमें कम बुद्धि वाले छात्रों को दूसरी क्लास में रखा सकता है ताकि वो उनके लिए समान पढ़ाई के लिए समान स्थितियां निर्मित हो सके। अब आता है बुद्धि परीक्षाओं का वर्गीकरण। हालांकि यद्यपि हम बुद्धि का टेस्ट कैसे लिया जाता है, बुद्धि परीक्षणों के बारे में एक अलग से विस्तृत क्लास लेने वाले हैं जिसमें सारे बुद्धि परीक्षणों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाता है कि बुद्धि की जो परीक्षाएं होती हैं उन्हें समान रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षक। इसमें क्या होता है, एक समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है, एक मतलब काउंसलिंग टाइप का या इंटरव्यू टाइप का हम मान सकते हैं इसको। तो इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा की जाती है। और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षा।
तो यह एक समय में अनेक व्यक्तियों की परीक्षा ली जा सकती है। अब इन परीक्षणों को भी हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका शाब्दिक, जिसको हम बोलते हैं वर्बल, और दूसरा है अशाब्दिक या नॉन वर्बल। तो हम आइए जान लेते हैं कि इन शाब्दिक अशाब्दिक क्या है, वैयक्तिक और सामूहिक क्या है। तो सबसे पहला आता है शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की तुलना। शाब्दिक मतलब वर्बल और अशाब्दिक है नॉन वर्बल। शाब्दिक में क्या होता है, इसमें भाषा के द्वारा मानसिक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। मतलब भाषा के माध्यम से यानी लिखित में उसको टेस्ट दिया जाता है, उसको उसको हल करने को कहा जाता है। अशाब्दिक में क्या होता है, इसमें चित्रों या स्थूल सामग्री के द्वारा मानसिक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। कोई शेप बनाने दी जाएगी कि 4 या 5 शेप दी जाएंगी, तो बताया जाएगा कि इसमें अगली शेप क्या हो सकती है या कौन सी शेप मिस हो चुकी है। तो इस तरह के सवाल प्रश्न दिए जाते हैं। शाब्दिक में इसमें प्रश्नों के उत्तर भाषा के माध्यम से देना होती है। आपसे लिखित में प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर आपको लिखित में ही देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सही चित्र या कुछ वस्तु को छांट कर या कुछ करके उत्तर दिए जाते हैं। मतलब आपको बता दी जाएगी कौन सी आकृति मिसिंग है, तो नेक्स्ट शेप इसकी क्या होगी, या कौन सी शेप मिस हो चुकी है, इस संबंधित प्रश्न आते हैं। सीधी सी बात है कि शाब्दिक का प्रयोग केवल पढ़े लिखे एवं परीक्षण की भाषा जानने वाले व्यक्तियों पर ही संभव है। एक तो उसे पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, यदि भाषा का टेस्ट शाब्दिक टेस्ट दिया जाता है तो। और दूसरा क्या होता है, जिस भाषा में टेस्ट लिया जा रहा है आप उस भाषा को जानना भी आवश्यक है। पता चल रहा है कि ना हिंदी वाले व्यक्ति गुजराती में टेस्ट दिए, उर्दू में टेस्ट दिया जाए, तो वो नहीं कर पाएगा। तो सीधी भाषा की एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, दूसरा उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब नॉन वर्बल में क्या होता है, इसका प्रयोग निरक्षर, मंदबुद्धि और छोटे बालकों पर भी या विदेशियों पर भी किया जा सकता है, क्योंकि चित्र हो उसमें कोई भाषा का प्रयोग तो होना नहीं है। तो जो अनपढ़ व्यक्ति उनको भी हो सकता है, मंदबुद्धि उस टेस्ट को दे सकते हैं, या छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। इन परीक्षणों के परिणाम परीक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित रहते हैं, जबकि अशाब्दिक में ऐसा नहीं होता है ना, अप्रभावित रहते हैं। एक कम व्यय साध्य होते हैं, मतलब इसमें कम पैसा लगता है, कम खर्च आता है शाब्दिक में, लेकिन ये अपेक्षाकृत अधिक व्यय साध्य होते हैं अशाब्दिक। तो इनके बीच प्रमुख तुलना हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की तुलना। व्यक्तिगत क्या होता है और सामूहिक क्या होता है। तो व्यक्तिगत के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें केवल एक समय में एक ही व्यक्ति को प्रशासित किया जा सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति की परीक्षा हम एक बार में ले सकते हैं व्यक्तिगत में। जैसे इंटरव्यू वगैरह होते हैं, काउंसलिंग किसी छात्र की जाती है, तो व्यक्तिगत होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें सामूहिक बुद्धि परीक्षण की, तो इसमें एक साथ अनेक व्यक्तियों को, मान लीजिए OMR शीट पे एग्जाम दिया जा रहा है, जैसे आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम होना है ऑनलाइन, उसको आप एक तरह का बुद्धि परीक्षण मान के चले। तो उसमें मतलब एक साथ अनेक व्यक्तियों को पे लागू किया जा सकता है। प्रशासन व समय की दृष्टि से अधिक व्यय साध्य होते हैं, मतलब इसमें अधिक पैसा खर्च आता है। एक एक व्यक्ति को आप अलग अलग बुलाए जाएंगे, समय भी लगेगा और खर्च भी अधिक आएगा। तो प्रशासन व समय की दृष्टि से अपेक्षाकृत मितव्ययी होते हैं। इनके प्रशासन के लिए निपुण व प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब इस टेस्ट देने के लिए मैं किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूँ कि आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, तो मतलब मुझे भी पहले प्रशिक्षण उसका प्राप्त होना चाहिए, कि मुझे भी पहले उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए कि बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है। आप किसी भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट इस टेस्ट को ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सामान्य व्यक्ति भी इसके प्रशासन अल्प प्रशिक्षण के बाद कर सकते हैं, इस टेस्ट को कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इनका अंकन अपेक्षाकृत कम वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि सामूहिक में पूर्ण रूपेण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं होती, जबकि सामूहिक में समय सीमा निर्धारित की जाती है। आपको 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का, जो भी आपको समय दिया जाए उस निर्धारित समय के अंदर आपको टेस्ट पूरा करना होता है। जबकि इंटरव्यू में ऐसी कोई समय सीमा नहीं रहती, आप आराम से सोच के समझ के उत्तर दे सकते हैं। प्राप्त अंकों की गुणात्मक व्याख्या भी संभव है, लेकिन इसकी गुणात्मक व्याख्या संभव नहीं है। केवल अंक आते हैं इसमें कि आपने 25 अंक प्राप्त किए, उससे आप 50 में से 25 आए, 40 आए, 35 आए, जो भी अंक प्राप्त हुए, तो उसके आधार पर ही व्याख्या की जाती है। इसमें क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पक्षों की जानकारी मिलती है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में केवल मात्रात्मक पक्ष की जानकारी हमको मिलती है। तो यह थी आज की हमारी क्लास, जिसमें बुद्धि लब्धि के बारे में विस्तार से बताया गया है।
यदि आप भी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी भी आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास की लिंक दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आने वाले समय में हमारी कुछ अन्य क्लासें भी लगभग तैयार हो चुकी हैं और जो 1-2 दिन में लाइव होने वाली हैं, जिनमें से पहली है ना जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके ऊपर एक अलग क्लास हमारी तैयार हो चुकी है, कुछ दिन में लाइव होने वाली है। इसके बाद बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत, इसकी भी एक क्लास हमारी तैयार हो चुकी है। इसके अलावा जो कुछ लोग मध्य प्रदेश MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां। इसकी क्लास भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और लगभग 1-2 दिन में लाइव होने वाली है। तो सभी को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।